पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ चुका हुआ है। ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ लेकिन यही स्क्वाड होगा, इसका रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ काफी सारी अहम चीजों के ऊपर गुफ्तगू करनी है। एक बहुत बड़ा रोला बन चुका हुआ है, बाबर प्लेइंग 11 में खेलेगा या बाबर बाहर बैठेगा, क्योंकि जो आगा वन डाउन पे कर रहा है पाकिस्तान को तो वो चीज चाहिए ना जो पाकिस्तान के फायदे के लिए हो। तो आगा ने एक मैच में परफॉर्मेंस करके दिखा दिया, तो अब सारे चाह रहे हैं कि आगा खेले वन डाउन के ऊपर। तो इसके ऊपर भी बातचीत चलेगी। साथ ही साथ जो बिग बैश के अंदर हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा पीएसएल की भी आपको अपडेट दूंगा। आज जरा सबसे पहले मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा बिग बैश के अंदर जो आज हादसा हुआ। देखिए, दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि रिजवान के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। दूसरा पहलू है रिजवान के साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। जो लोग ये कह रहे हैं कि रिजवान के साथ गलत हुआ, उनसे मैं मुखातिब और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, रिजवान के साथ कैसे गलत हो सकता है। आज अगर मेलबर्न रेनेगेड्स जीतती तो वो टूर्नामेंट में अलाइव रहती, अगर हारती तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। वो मैच हार गए, वो बाहर हो गए। वो पूरी टीम जीतने के लिए सब कुछ कर रही थी। उन्होंने रिजवान को रिटायर आउट किया। रिजवान पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला प्लेयर है जो रिटायर आउट हुआ बगैर किसी इंजरी अस्ट्रक्चर के। स्लो खेलने की वजह से उसको रिटायर आउट किया गया। ये एजाज उसके ऊपर जाता है। अब मेलबर्न रेनिगेट्स की मजबूरी थी। देखो, वो उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। या तो रिजवान का पहला दूसरा तीसरा मैच हो ना, तो हम कहें या कंडीशन में एडजस्ट नहीं हुआ, लड़के के साथ ज्यादती कर दी है। रिजवान को उन्होंने हर मैच खिलाया, हर मैच में मौका दिया है। और रिजवान वाहिद उस टीम का प्लेयर है जो परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रहा। तो वो क्या करते। अब जो सदरलैंड है उसने पहले परफॉर्मेंस दिखाई हुई, तभी उसको यकीन था कि मैं रन कर लूंगा। वो भी रन आउट होकर चला गया। तो जो रिजवान के साथ हुआ, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी करता ऐसा ना होता। शाहीन को बॉलिंग से रोक दिया गया था कि उससे ज्यादा नो बॉल करती थी। रिजवान को रिटायर आउट करवा दिया। बचा कुचा आपका बाबर ही बचा उधर पे। बाबर के भी जो भी हालात चल रहे हैं, शुक्र है 250 आगे में। जो हालात चल रहे हैं बाबर के साथ भी ना कुछ हो जाए, दुआई करें कि बाबर आजम आखिरी अपने 2 मैचेस के अंदर 250 मार के अपने बिग बैश के जो था ना पूरा का पूरा का सीन, उसको बेहतर कर दे। या कोई एक मैच तो बड़ा हैवी किस्म का जितवा दे। जो लोग समझते हैं रिजवान के साथ सही हुआ, वो सही समझते हैं, क्योंकि उनका टूर्नामेंट खत्म हो गया। मेलबर्न रेनिगेट्स बाहर हो चुकी हुई है। अब उनका चांस नहीं बचा टूर्नामेंट के अंदर रहने का। लेकिन बाबर की टीम के पास भी स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो प्लेऑफ के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए बाबर आजम जो है ना, वो आपको नजर भी आएंगे सारे मैचेस खेलते हुए। बड़े रेगुलरली खेल भी रहा है वो। अब आ जाए जरा पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर। पाकिस्तान का जो टी सॉरी, पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है ना, वो आना तो आपका 3-4 दिन के अंदर है ऑफिशियल तौर के ऊपर। लेकिन आपको पता ही है कि पीसीबी में कुछ ऐसे लोग हैं जो मीडिया के अंदर खबर चला देते होते हैं अपने दोस्तों यारों को बता के। तो वो खबर बाहर आ गई और अवाम का रद्द-ए-अमल देखा जाता है कि अवाम इस स्क्वाड से खुश है कि ना खुश है। अगर ना खुश होते तो फिर पीसीबी ऑफिशियल कह देता है हमने तो अभी स्क्वाड अनाउंस ही नहीं किया, मीडिया में फेक रिपोर्ट्स चल रही हैं। और अगर तो अवाम खुश होती है तो फिर क्या कहा जाता है कि यही स्क्वाड है, इसको यस कर दो। ये तरीका होता है और उस तरीके के ऊपर अमल किया जा रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तान का जो स्क्वाड सामने आ रहा है, आगा कप्तान बाबर आजम, फकर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शदाब खान, ख्वाजा नाफे, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सलमान अली मिर्जा। रिजर्व में उस्मान तारिक, वसीम जूनियर एंड अब्दुल समद। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। इसके अंदर आपको दोबारा से मैं आपको वर्ल्ड कप गिनवाऊंगा। आपने वर्ल्ड कप नोट करने 2021, 22, 24 और 26। ये 4 T20 वर्ल्ड कप पिछले जो तकरीबन आपके 6 साल के अंदर हुए हैं, बल्कि 5 साल के अंदर, ये जो 4 T20 वर्ल्ड कप्स हैं, इनके अंदर हारिस रऊफ हर वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी हर वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा रहा है। शदाब खान हर वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा रहा है। फकर जमान हर वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा रहा है। रिजवान इस वाले वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। बाबर होगा या नहीं होगा, ऑफिशियल जैसा कहता है ना, कंफर्म हो जाएगा। लेकिन सवाल मेरा सिर्फ एक है, ये सब के सब ये वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, लेकिन जब सवाल उठता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीता बाबर की वजह से।
ये क्यों? मैं समझता हूं कि फकर जमान भी उतना ही जिम्मेदार है, शादाब खान भी उतना ही जिम्मेदार है, हारिस रऊफ तो सबसे ज्यादा कसूरवार है, शाहीन भी उतना ही जिम्मेदार है। और ये सब के सब अब तो 2026 के वर्ल्ड कप में नहीं होने चाहिए थे, लेकिन सब के सब है। तो अब इनको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। और मुझे ये कोई बता दे, हारिस रऊफ किस बेस पे वापस आ रहे हैं? बिग बैश की बेस पे। हाईएस्ट विकेट टेकर बना हुआ है, वो बिग बैश है। आ जाओ जरा, ले आओ उसको लंका के अंदर। वसीम जूनियर को 54 पड़ा था, ये तो 74 खाएगा, देख लेना आप। अब इस स्क्वाड के अंदर जो मुझे एक चेंज है ना, वो मुझे एक प्लेयर समझ नहीं आ रहा। ख्वाजा नाफिया ने आउटस्टैंडिंग पहले मैच के अंदर बल्लेबाजी करके दिखाई, इंपैक्ट डाला। उसका पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर होना जरूरी है, और जिस पोजीशन पे वो खेलेगा वहां पे हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो नाफे रोल निभा सकता है। लेकिन सवाल यह कि जब नाफे विकेट कीपर आपने रख लिया है, तो उस्मान खान को किस बेस के ऊपर आप दोबारा से T20 वर्ल्ड कप खिला रहे हैं? उस्मान खान ने ऐसा क्या किया जो लगातार वो दूसरा T20 वर्ल्ड कप खेलेगा? किस बेस के ऊपर? जबकि आपके पास बैकअप विकेट कीपर साहिबजादा फरहान मौजूद है। तो फिर उस्मान खान की क्या जरूरत है? उस्मान खान की जगह आपको टीम के अंदर अब्दुल समद या जिसको कहते हैं ना एक और बॉलर ऐड करना चाहिए, ना कि आपको उस्मान खान को रखना चाहिए। जब नाफे आप लेकर आ गया तो वो कहानी खत्म है। नाफे आपका हसन नवाज वाला रोल निभाएगा। रखना है तो अब्दुल समद को रखो, उस्मान खान को बाहर करो। ये मुझे जिसको कहते हैं ना टीम के अंदर इसकी समझ नहीं आई, ये क्यों है। बाकी अगर आप इस स्क्वाड को देखेंगे, आगा कप्तान है। अब यहाँ पे मामला खराब है। बाबर के जितने भी वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं जो बाबर के लिए डिफेंड करते होते हैं, वो सब के सब एक्टिव हुए ये ट्वीट कर रहे हैं कि कितना मजा है अगर आगा ऐसे खेले और बाबर एंकर रोल निभाए। उससे पहले कहा जाता था कि दो प्लेयर एंकर रोल वाले ऐसे खेल नहीं सकते, लेकिन हुआ क्या है कि आगा ने 350 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर दी है। अब एक चीज आपको बता दूं, आगा ने इससे पहले भी ना अफगानिस्तान के साथ जो ट्राई सीरीज का हमारा पहला मैच था ना, उसके अंदर बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी। हम सब पागल हो गए, आगा तो क्या प्लेयर है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पूरा ट्राई सीरीज फ्लॉप, एशिया कप फ्लॉप, फिर जो दोबारा से साउथ अफ्रीका सीरीज है उस पर फ्लॉप, फिर अगेन ट्राई सीरीज है उसमें फ्लॉप। अब फिर से उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तो अब आगे इसको कैरी ऑन करेगा कि नहीं करेगा तो वक्त ही बताएगा। तो आगा ये भी काम करता है, लेकिन आगा के ऊपर डिपेंड करता है कि आगा किस पोजीशन पे खेलना चाहेगा। वो कप्तान है। अब जैसे ही बाबर आएगा उसको मजबूरन तौर पे नीचे जाना पड़ेगा। और आपको ये चीज दिमाग के अंदर रखनी है, आगा ने जो बैटिंग की है, आगा दूसरे ओवर के अंदर क्रीज के ऊपर आया था, और आते साथ ही आगा ने क्या किया था, आगा ने आते साथ ही हिटिंग की थी। आगा ने पावर प्ले के अंदर 40 स्कोर कर दिया हुआ था अपना। तो आगा की जितनी भी बैटिंग है ये पावर प्ले का पार्ट है। तो इस पावर प्ले की बैटिंग जो आगा ने की है, ये जब पावर प्ले नहीं होगा तो क्या आगा ऐसी बैटिंग कर पाएगा, ये सवाल आता है। और अगर वो नंबर 4 पे खेलेगा तो वो ऐसी बैटिंग नहीं कर पाएगा। ये उसको मौका वन डाउन पे ही मिल सकता है, जैसे उसको अब मिला था जब फील्ड अंदर होती है। तो वन डाउन पे अगर बाबर खेलेगा तो फिर आगा को नीचे हिटिंग करनी पड़नी है, फिर आगा ऐसे नहीं खेल सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सलमान अली आगा ने कल जो 45 रन मारे 12 बॉल्स के ऊपर, जिसके अंदर एक भी डॉट बॉल नहीं था, और अगर आगा उस बॉल पे आउट ना होता, छक्का चला जाता, तो ये फास्टेस्ट T20 50 बन जानी थी। युवराज सिंह ने भी 12 बॉलों के ऊपर 50 किया था। टेस्ट प्लेइंग नेशन भरी टीमों के अंदर ये फास्टेस्ट 50 थी। अगर वैसे ओवरऑल देखे तो नेपाल के प्लेयर ने फास्टेस्ट 50 मारी हुई है 9 बॉल के ऊपर। तो ये आगा ने तो युवराज सिंह के इक्वल आ जाना था। कोई सोच भी सकता है आगा जो स्लो खेलता है वो फास्टेस्ट 50 कर सकता है, लेकिन आगा ने 50 की तो क्यों, ये 45 किया तो किया कैसे? वो इसलिए उसने किया क्योंकि आगा पावर प्ले के अंदर खेल रहा था। आगा वन डाउन पे तो था ही था, लेकिन वो पावर प्ले के अंदर है। 3.4 ओवर्स का पावर प्ले था। आगा जब आया, आगा ने 12 बोले, 12 की 12 पावर प्ले वाली खेली, और उसके अंदर उसने एक एक ओवर में 22-22 रन मार के रन कर गया वो। तो ये आगा ने ही की है। लेकिन अगर आगा वन डाउन पे नहीं खेलता, नंबर 4 पे खेलता, नंबर 3 पे बाबर खेलता है, और आगा को पावर प्ले में बैटिंग नहीं मिलती, तो आगा वैसे ही आपको स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा जैसा आपको पहले वो नजर आ रहा था। डिफरेंस, जो रियल डिफरेंस था आगा की बैटिंग के अंदर, वो पावर प्ले था।
पावर प्ले को उसने स्वीप शॉट्स उसके पास है, उसके पास ऐसी शॉट्स हैं कि वो टपा देता होता है। और ये आप मानो या ना मानो, बाबर के पास स्वीप शॉट्स नहीं है, बाबर के पास ये पीछे वाली मुड़ के डिविलियर वाली शॉट नहीं है। ये जो स्पिन के बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं वही कर सकते हैं। तो आगा का अगर आप चाहते हैं आगा ऐसी T20 बैटिंग करे, तो आपको उसको पावर प्ले खिलाना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको उसको वन डाउन पे खिलाना पड़ेगा। तो ये बाबर वर्सेस जो आगा अब शुरू हो गया है ना, ये अब पता नहीं आगे जाके कहाँ पे उतरेगा। क्योंकि मुझसे पूछेंगे तो मैं तो भाई पाकिस्तान फर्स्ट है मेरे लिए। और अगर आगा ऐसे खेल सकता है, जो कि मुझे पता है बाबर कभी भी 12 बॉलों के ऊपर 45 नहीं कर सकता, चाहे मैं जितना मर्जी बड़ा बाबर का सपोर्टर हूँ, लेकिन बाबर इतना तेज नहीं खेल सकता। तो मैं तो कहूंगा कि भाई जहां अब ये वर्ल्ड कप हमने जीता, तो फिर तो आगा को रखो वन डाउन के ऊपर। तो बाबर कहाँ गया? तो मैं कहूंगा फिर बाबर को ओपनिंग ओपनिंग करवाओ। अगर बाबर को खिलाना है तो बाबर को ओपनिंग करवाओ। मुझे तो ये ओपनिंग पेड वैसे भी नहीं पसंद, क्योंकि जितना ये लोग स्लो खेलते हैं उससे बेहतर तो बाबर ही खेल लेता होता था। तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, ये सम हाउ आप कह सकते हो, क्या बंदा बोले, वही आपकी सर्जरी तो हुई नहीं है, वही सारे के सारे आपके प्लेयर है। सिर्फ एक रिजवान बाहर गया है, वो कहानी आपकी हुई है। अदरवाइज तो वही आपकी वही जैसा कहते हैं ना, टीम नजर आ रही है, वही बॉलर्स, वही सब कुछ। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। बाकी पीएसएल की अपडेट ये है कि सियालकोट की टीम के अंदर आपको रिजवान आते हुए नजर आ रहे हैं। और पीएसएल की दो टीमें सिर्फ रह गई हैं, पिशावर जलमी और लाहौर कलंदर, जो ऑक्शन के लिए अभी तक यस नहीं बोला। इवन के कोयटा ग्लैडिएटर के भी मैनेजर ने यस कह दिया हुआ है। तो हर टीम रेडी है ऑक्शन के लिए, सिवाय लाहौर कलंदर और पिशावर जलमी के। ये क्यों नहीं रेडी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।